अध्ययन करने की बात आ रही वही होगा, बस पूछने का तरीका अलग है। तो चाहे सीधा पूछे कि रुधिर का अध्ययन करना क्या कहलाता है, या फिर पूछे कि विज्ञान की कौन सी शाखा में रुधिर का अध्ययन किया जाता है, हेमेटोलॉजी। फिर कि रक्त है, रक्त का हमारे शरीर में क्या होता है, निर्माण होता है, और रक्त है वो क्या होता है, नष्ट भी होता है। आपने सुना भी होगा कि रक्त की मात्रा बढ़ती भी है और रक्त की मात्रा घटती है। रक्त की मात्रा बढ़ रही है मतलब कि रक्त की जो सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो इंक्रीज हो रही हैं। तो रक्त की सेल यानी कि रक्त कोशिकाएं इंक्रीज होंगी मतलब ब्लड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ब्लड इंक्रीज होगा मतलब ब्लड का क्या हो रहा है, निर्माण। तो ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो किसका निर्माण हो रहा है, ब्लड, रक्त का निर्माण। तो रक्त के लिए कौन सा शब्द, हीमो। तो हीमो के साथ मैंने क्या लगाया है, पाइसिस। तो हीमोस्पाइसिस का मतलब होता है रुधिर के निर्माण की प्रक्रिया। रुधिर क्या होता है, नष्ट। तो रुधिर के नष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हीमोलाइसिस। लाइसिस का मतलब नष्ट होने की प्रक्रिया, क्या नष्ट हो रहा है, रक्त। तो ये हो जाएगा हीमोपाइसिस हो जाएगा। फिर मैं बात करूं कि जो रुधिर जो है, रक्त जो है, उसका जो मापक जो यंत्र है, यानी उसको मापने वाला जो यंत्र है वो क्या कहलाता है। रुधिर को मापने का मतलब क्या है कि रुधिर में उपस्थित आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं, उनकी गणना करते हैं कि नहीं करते। डॉक्टर सीबीसी लिखता है तो उसमें वही तो आता है कि आरबीसी घटी है कि बढ़ी है, प्लेटलेट्स घटी है कि बढ़ी है, डब्ल्यूबीसी घटी है कि बढ़ी है। तो दो तरीके से पूछ सकता है कि रक्त का मापक यंत्र क्या कहलाता है, या पूछ सकता है कि रक्त की जो कोशिकाएं हैं उनको मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, हिमोसाइटोमीटर। याद रखना, हिमो का मतलब रक्त, साइटो का मतलब कोशिका, और मीटर का मतलब मापने वाला, मतलब रक्त की कोशिका को मापने वाला क्या कहलाता है, हीमोसाइटोमीटर कहलाता है। फिर बात आती है कि हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। सर लाल अस्थि मज्जा क्या होता है, अस्थि का मतलब क्या होता है, हड्डी। कि हमारे शरीर की जो बड़ी जो हड्डियां होती हैं उनके बीच में क्या होता है, अस्थि मज्जा होता है। अस्थि मज्जा है वो दो प्रकार का होता है, एक लाल होता है, एक पीला होता है। किनारों की तरफ, हड्डियों के किनारों की तरफ होता है लाल अस्थि मज्जा, बीच में होता है पीला अस्थि मज्जा। तो लाल अस्थि मज्जा से किसका निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है। लेकिन ये तो किसमें, वयस्क में, क्योंकि वयस्क मतलब कि व्यक्ति बड़ा होगा, ठीक है, तब उसकी हड्डियां भी कैसी होंगी, बड़ी। तो वयस्क में तो लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, लेकिन बच्चा किस अवस्था में रहता है, भ्रूण अवस्था में, जब माँ के गर्भ में रहता है, तो भी उसके शरीर में ब्लड होता है कि नहीं होता। तो उसके ब्लड, शरीर में ब्लड तो होता है, लेकिन उसके शरीर में ये थोड़ी ना होता है, क्योंकि उसके शरीर में तो अंगुली जैसी छोटी क्या होती है, हड्डियां होती है। तो उसके शरीर में ये अस्थि मज्जा तो नहीं होगा, तब उसके शरीर में जो ब्लड का निर्माण होता है वो किस में होता है, यकृत में होता है। अगर सीधा पूछे कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो क्या बताना है, लाल अस्थि मज्जा। और अगर ये पूछे कि भ्रूण अवस्था में, या बच्चों में, या नवजात में, या शिशु में कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। किसमें होता है, लीवर में होता है। फिर हमने बात की थी कि हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। लेकिन अगर पूछ ले कि शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होती है, तो शरीर के वजन का कितना प्रतिशत, 7 से 8% होती है। रक्त की प्रकृति कैसी होती है कि रक्त जो है वो हल्का क्या होता है, क्षारीय। कोई पदार्थ है वो अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है, उदासीन हो सकता है। अगर पदार्थ क्या होगा, अम्लीय होगा, तो उसकी पीएच 7 से क्या होगी, कम होगी। अगर क्षारीय होगा तो 7 से क्या होगी, अधिक होगी। तो देखो कि ब्लड की पीएच 7 से क्या है, ज्यादा, 7.4 है, तो ये कैसा होता है, क्षारीय। अगर ये पीएच 10.5 से ज्यादा होती तो क्या होता, तो वो प्रबल क्षारीय होता। लेकिन ये 7 और 10.5 के बीच है, तो ये कैसा है, हल्का क्षारीय है। जब पीएच स्केल पढ़ेंगे तब इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और जल में कैसा होता है, घुलनशील होता है। जल में कैसा होता है, घुलनशील। कि ब्लड है वो जल में आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है। फिर ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रक्त जो है, इस रक्त को आप क्या क्या कह सकते हो। तो रक्त को आप परिसंचरित अंग कह सकते हो। क्यों कह सकते हो, परिसंचरण का मतलब क्या होता है, चारों ओर गमन करना। और चारों ओर गमन करने वाला जो होगा उसको परिसंचरित कह सकते हो कि नहीं कह सकते। तो रक्त को आप क्या कह सकते हो, परिसंचरित अंग कह सकते हो। तरल संयोजी ऊतक कह सकते हो। क्यों कह सकते हो, कि रक्त जो है उसका अधिकांश भाग कैसा होता है, तरल होता है। संयोजी का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला।
उत्तक का मतलब कोशिकाओं का समूह है। रक्त तरल होता है, जोड़ता है, किसको जोड़ता है? शरीर के सभी अंगों को, क्योंकि सभी अंगों तक गमन कर रहा है तो सभी अंगों को जोड़ता है। उत्तक का मतलब होता है कोशिकाओं का समूह है। रक्त आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का समूह होता है कि नहीं होता? तो रक्त को हम क्या कह सकते हैं? तरल संयोजी उत्तक भी कह सकते हैं। और रक्त को मीजोडर्मल अंग कहते हैं। क्यों कहते हैं मीजोडर्मल अंग? कि जब भ्रूण कहाँ होता है? गर्भ में होता है। माँ के गर्भ में होता है तो एक अवस्था आती है जिसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रुला अवस्था। और इस गैस्ट्रुला अवस्था में ये भ्रूण जो है ये कितनी लेयर में विभक्त हो जाता है? 3 लेयर में विभक्त हो जाता है। सबसे बाहर वाली लेयर परत जो होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोड्रम। बीच वाली को क्या बोलते हैं? मीजोड्रम। और सबसे अंदर वाली को क्या बोलते हैं? एंडोड्रम बोलते हैं। तो रक्त जो है उस रक्त का निर्माण कौन सी लेयर से होता है? मीजोड्रम लेयर से। कैसे होता है? कि मीजोड्रम लेयर से हड्डियों का निर्माण होगा, और मीजोड्रम लेयर से हड्डियों का निर्माण होगा तो अस्थि मज्जा का निर्माण होगा कि नहीं होगा? और अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होगा? ब्लड का निर्माण। मतलब कि ब्लड का जो निर्माण है वो कहां से होता है? मीजोड्रम लेयर से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मीजोडर्मल अंग बोलते हैं। ब्लड के लिए तीनों बात सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी हो गया। क्या हो गया? उपरोक्त सभी हो गया। इसके बाद में हमने बात की थी कि जो रक्त जो होता है या रक्त के जो घटक हैं, यानी कि जिनसे मिलकर रक्त बना होता है, रक्त को बोल दो या रक्त के घटकों को बोल दो, कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। एक रक्त का कैसा भाग होता है? तरल भाग होता है। तरल जो भाग होता है वो भाग क्या होता है? अधिकांश आधे से ज्यादा होता है। कितना प्रतिशत? 55%। और ब्लड का जो तरल भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और रक्त है, रक्त का एक भाग कैसा होता है? ठोस भाग। तरल भाग 55% है तो ठोस भाग कितना होता है? 45% होता है। तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जबकि ठोस भाग में किसको काउंट करते हैं? कोशिकाओं को। और ब्लड में कौन कौन सी कोशिका होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हम बात करें कि आरबीसी की संख्या क्या होती है? सर्वाधिक होती है, कि अकेली 90% क्या होती है? आरबीसी। मतलब आप कह सकते हो, आपके दिमाग में ये बात रह सकती है कि आरबीसी का निर्माण हो रहा है तो किसका निर्माण हो रहा है? ब्लड का निर्माण, क्योंकि ब्लड में अधिकांशतः क्या है? आरबीसी। आरबीसी नष्ट हो रही है मतलब क्या नष्ट हो रहा है? ब्लड नष्ट हो रहा है। जबकि डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स दोनों मिलकर कितनी होती हैं? 10% होती है। फिर इधर से हमने बात की थी कि जो प्लाज्मा जो होता है वो प्लाज्मा कौन कौन से पदार्थों का मिश्रण होता है? तो प्लाज्मा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का क्या होता है? मिश्रण होता है। कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या होता है? प्रोटीन और ग्लूकोज होता है। अकार्बनिक पदार्थ के रूप में जल और क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। आपसे पूछ ले कि प्लाज्मा होता है, इसमें जल है कितना प्रतिशत? 90 से 92%। अब आप ये मत बोलना कि सर ये तो 55% ही है, ये 90 कैसे हो गया? ये पूरे ब्लड का 55% है, तो प्लाज्मा अपने आप में 100% है। तो अपने आप में 100% है, उसका कितना प्रतिशत? 90 से 92% क्या होता है? जल होता है। 6 से 7% इसमें क्या होती है? प्रोटीन्स होती हैं। और 1 से 2% इसमें क्या होता है? ग्लूकोज और मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं। इसके बाद हमने बात की थी कि ये जो क्या होता है? प्लाज्मा जो होता है, इस प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। हल्का पीला होता है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है बिलिरुबिन वर्णक। क्वेश्चन आता है, जो आपको पता होता है वो क्वेश्चन में लिखा होता है, और जो आपको नहीं पता होता वो ऑप्शन में लिखा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि रक्त में उपस्थित प्लाज्मा का रंग है वो हल्का पीला होता है, निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? बिलिरुबिन वर्णक के कारण। पूछता है ना आपसे कि मानव के रुधिर का रंग लाल होता है, किसके कारण है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये याद रखना है कि वर्णक का मतलब होता है रंग प्रदान करने वाला। तो प्लाज्मा को जो हल्का पीला रंग प्रदान करता है वो कौन सा वर्णक होता है? बिलिरुबिन। और इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है लीवर में। किस में होता है? लीवर में होता है, यकृत में होता है। कि बिलिरुबिन जो वर्णक है इसका जो क्या होता है? निर्माण जो है वो कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है यकृत, लीवर में होता है। ठीक है, फिर देखो कि जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है? तो देखो दो दो याद रखो। एक तो कौन सी है? थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन के पहले क्या लगा दो? प्रो। तो थ्रोम्बिन
प्रोथ्रोम्बिन। एक होती है फाइब्रिन, इसके लगा दो नोजन तो क्या हो गई फाइब्रिनोजन। एक होती है ग्लोबिन और एक होती है एल्ब्यूमिन होती है। ठीक है, अब देखो कि आपको ये पूछ ले कि भाई रक्त में कौन सी होती है, तो यही किस में होती है रक्त में, बस इतना ही तो है कि ये रक्त के कौन से भाग में होती है प्लाज्मा भाग में। तो जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन होंगी वही प्रोटीन किस में होंगी रक्त में होंगी। किस में होंगी रक्त में। इतनी बात हमारी हो गई थी, आप इसको देख लेना ठीक है ना, फोटो ले लेना इनसे ठीक है ना, फिर इसको नोट कर लेना। अब देखो यहां से आपको क्या याद रखना है, हाँ भाई ध्यान दो कि ये जो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ये क्या करती है, तो ये रक्त का थक्का जमाने में क्या होती है सहायक होती है। और ऐसे पदार्थ जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं उनको रक्त स्कंदक कारक कहते हैं। क्या कहते हैं रक्त स्कंदक कारक। तो एक तो क्या हो गई आपकी फाइब्रिनोजन प्रोटीन होगी, इसके अलावा कैल्शियम होता है कि नहीं होता, वो भी रक्त का थक्का जमाने में क्या होता है सहायक होता है। इसके अलावा विटामिन के नाम सुना है, वो भी रक्त का थक्का जमाने में क्या होती है सहायक होती है। और इसके अलावा ब्लड में उपस्थित जो प्लेटलेट्स होती हैं वो भी क्या करती हैं रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। तो ये प्रोटीन है, ये क्या काम करती है, तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक। सहायक इसलिए लिखूंगा क्योंकि ये अकेली क्या नहीं कर सकती थक्का नहीं बना सकती। ठीक है, और ये एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है ये क्या काम करती है, तो एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है ये प्रासरण दाब का नियंत्रण करती है। प्रासरण दाब का नियंत्रण या संतुलन। मतलब क्या होता है कि रक्त के अंदर जो क्या होते हैं मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, खनिज लवण वगैरह जो होते हैं, उनका क्या करती है समन्वय करती है, उनको बैलेंस करती है, जिसके कारण जो ब्लड है वो हमारे शरीर में क्या होता रहता है सर्क्यूलेट होता रहता है। तो ये पूछा हुआ है कि ये प्रासरण दाब है, प्रासरण दाब का संतुलन है वो कौन सी प्रोटीन द्वारा होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन द्वारा होता है। न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था, वहां पर भी मैंने लिखाया था कि ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन किस में पाई जाती है, हमारे शरीर में तो ब्लड में होती है, इसके अलावा इसका स्रोत और क्या होता है बताया था मैंने। अरे अंडा जो होता है ना एग, एग में भी कौन सी प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन। तो याद रखना ऐसे एग अंडे में भी कौन सी होती है एल्ब्यूमिन। तो हमारा ब्लड और जो अंडा होता है उसमें कौन सी प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। अब देखो इसके बाद में आपको अच्छे से याद रखना है, मैं ये बोलूं कि प्लाज्मा जो होता है इस प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है। प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये कहाँ चली गई थक्का बनाने में चली गई। कहाँ चली गई थक्का बनाने में। तो ये थक्का बनाने में चली गई तो इससे रहित जो प्लाज्मा होगा, यानी कि फाइब्रिनोजन से रहित जो प्लाज्मा होगा उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं सीरम। क्वेश्चन आता है कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन रहित जो प्लाज्मा होता है उसको हम क्या कहते हैं सीरम कहते हैं। समझो मान लो आपको कोई छोटा सा क्या लग गया कट लग गया, छोटी सी चोट लगी है, ठीक है। चोट लगती है तो चोट लगने के दौरान 4-5 मिनट तक क्या होता है रक्त स्राव होता है, और 5-7 मिनट बाद में रक्त का क्या बन जाता है थक्का बन जाता है। क्या बन जाता है थक्का। थक्का बन गया तो आप वो देखा करो वो थक्का जो होता है उसके जो किनारे जो होते हैं उन किनारों को पर आपको यहाँ पर क्या होगा एक चिपचिपा सा पदार्थ दिखाई देगा, हल्का पीला चिपचिपा सा जो पदार्थ होगा वही पदार्थ क्या कहलाता है सीरम कहलाता है। कि उसमें से ये प्रोटीन तो कहाँ गई इस थक्के में गई, बीच वाला ये जो थक्का बना है इसमें गई, तो इससे रहित जो प्लाज्मा था उसको आप क्या बोल सकते हो सीरम बोल सकते हो। याद रखने वाली बात है, बहुत बार पूछता है कि फाइब्रिनोजन रहित जो क्या होता है प्लाज्मा होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं सीरम। मैं लिख देता हूं कि ये क्या था आपका प्लाज्मा, और ये प्लाज्मा था तो इस प्लाज्मा में से आपने क्या कर दी, इस प्लाज्मा में से आपने फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो क्या कर दी बाहर। इस माइनस का मतलब समझ गए कि प्लाज्मा था, इस प्लाज्मा में से ये क्या हो गई बाहर हो गई, मतलब ये थक्का बनाने में चली गई। तो इससे रहित जो बचा है प्लाज्मा उसको हम क्या बोलते हैं सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं सीरम। लिख देता हूं
फाइब्रिनोजन रहित, फाइब्रिनोजन रहित जो क्या होता है, प्लाज्मा होता है, वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरम। बता दोगे इतनी बात? ठीक है। एक बात और आपको याद रखनी है, मैं ये बोलूं कि ये आपका क्या है, ब्लड है। क्या है, ब्लड। इस ब्लड में से मैं बाहर कर दूं किसको, आरबीसी को, कि ब्लड था, उस ब्लड में से किसको बाहर कर दिया, आरबीसी को बाहर कर दिया। अब आपको पता है कि आरबीसी है वो ब्लड में क्या होती है, सर्वाधिक होती है, 99% होती है। ठीक है, तो मतलब ब्लड में से आरबीसी अगर आप बाहर कर रहे हो, मतलब कौन सा भाग बाहर कर रहे हो, सॉलिड भाग, ठोस भाग क्या कर रहे हो, बाहर। कि ब्लड जो है, इस ब्लड में से आरबीसी बाहर करने का मतलब ये है कि ठोस भाग क्या कर रहे हो, अलग कर रहे हो। और ब्लड में से आपने ठोस भाग क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो कौन सा भाग बचेगा, तरल भाग बचेगा। और तरल भाग को हम क्या कहते हैं, तो तरल भाग को हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ये दोनों रिलेशन पूछे जाते हैं कि बताओ भाई कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन अगर क्या है, प्लाज्मा में से बाहर कर दे तो क्या बचेगा, सीरम। और ब्लड में से आरबीसी बाहर कर दे तो क्या बचेगा, प्लाज्मा बचेगा। क्या बचेगा, प्लाज्मा। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इनको वो क्या करेगा, उल्टा सीधा लिखेगा। क्या लिखेगा, उल्टा सीधा। तो प्लाज्मा में से क्या बाहर, क्या बचा, सीरम। ब्लड में से क्या बाहर, क्या बचा, प्लाज्मा। आरबीसी बाहर का मतलब ठोस भाग बाहर, ठोस भाग बाहर मतलब क्या बचा, तरल। और तरल को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इस चीज को नोट कर लो, दोनों बातें ये नोट करो, ये करो और फिर आगे वाली करो। आप लिख लेना भाई, ठीक है ना। हाँ, यहां से शुरू कर दो आप। मैं लिख देता हूं, ये किसका रंग है, तो ये है प्लाज्मा। ये लो, प्लाज्मा का रंग, प्लाज्मा में प्रोटीन। तो फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। लिख लिया। अब देखो कि प्लाज्मा का कार्य क्या होता है। एक तो प्लाज्मा का कार्य होता है कि ये जो प्लाज्मा है, ये रक्त की जो पीएच जो होती है,
पीएच वैल्यू जो होती है उसका नियमन करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, यानी कि उसको क्या रखता है, बैलेंस रखता है। तो एक कार्य तो हो गया कि रक्त की पीएच का क्या करना, नियमन करना। इसके अलावा दूसरा क्या काम होता है कि रक्त में एक तो होती है एंटीजन और एक होती है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीबॉडी भी कहाँ उपस्थित होती है, प्लाज्मा भाग में उपस्थित होती है। तो एंटीबॉडी रक्त के इसी भाग में क्या होती है, उपस्थित होती है। इसी भाग में क्या होती है, उपस्थित। कौन सी प्रोटीन होती है इसमें, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम क्या है, प्रासरण दाब का क्या करना, नियमन करना। तो प्रासरण दाब का नियमन कहां से हो रहा है, प्लाज्मा में। रक्त के प्रासरण दाब का नियमन ये भी कहां से होता है, प्लाज्मा से होता है। लिख लो भी। आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट्स की बात करेंगे। देखो कुछ पॉइंट जो है ना ये इसमें क्या है, सेम आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में। तो उन पॉइंट्स को हम एक साथ लिखेंगे, एक टेबल के रूप में लिखेंगे। तो वो चीज आपको एक जगह याद रहेगी कि मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सभी में अंतर समझ में आएगा, मतलब कि एक ही पेज में आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, बाकी जो अलग से होंगे उनको क्या करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। तो एक बनाओ टेबल, जैसे मैं बनाता हूं, जितने कॉलम बनाता हूं उतने कॉलम बनाओ। पहला छोटा बनाओ, फिर सारे बराबर बना दो, 4 कॉलम। ये लो, पहले कॉलम में लिखना है आपको क्रम संख्या कि जितने पॉइंट होंगे वो हो गए। दूसरे में लिखना है आपको अंतर का आधार कि किस बेस पर हम आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में क्या कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरे कॉलम में लिखना आरबीसी। आरबीसी को क्या लिखोगे आप, लाल रक्त कोशिका, और शॉर्ट में क्या लिखते हो इसको आप, आरबीसी लिखते हो। क्या लिखते हो, आरबीसी लिखते हो। तो ये हो गई आपकी आरबीसी हो गई। दूसरे में लिखना है आपको श्वेत रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। और तीसरे में आपको लिखना है प्लेटलेट्स। क्या लिखना है, प्लेटलेट्स, शॉर्ट में लिख दो PLT, प्लेटलेट्स। इतना काम हो जाए उसके बाद में रुक जाना। चलो अब करते हैं तीनों में अंतर। देखो भाई, पहला जो अंतर है वो अंतर किसके आधार पर करेंगे, तो पहला जो अंतर है इनके नाम के आधार पर करेंगे कि जो आरबीसी जो है, आरबीसी को आप किस नाम से बोल सकते हो,
कि आरबीसी का अन्य नाम क्या होता है, यानी कि आरबीसी को आप और क्या कह सकते हो। ठीक है, अब देखो लाल रक्त कोशिका, ठीक है, लाल के लिए हम एक शब्द प्रयोग करेंगे और वो शब्द है इरिथ्रो। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है? लाल। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है? लाल। श्वेत, श्वेत का मतलब क्या होता है? सफेद। और सफेद के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? ल्यूको शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इरिथ्रो मतलब लाल, ल्यूको मतलब सफेद। ठीक है, अब देखो कोशिका, और कोशिका के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? साइटो शब्द का प्रयोग करते हैं। साइटो का मतलब क्या होता है? कोशिका। मतलब ये लाल रंग की कोशिका है कि नहीं है? और लाल रंग की कोशिका है तो इनको आप क्या बोल सकते हो? इरिथ्रोसाइट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इरिथ्रोसाइट बोल सकते हो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इरिथ्रो का मतलब लाल और साइट का मतलब कोशिका, कि लाल रंग की जो कोशिका है उनको आप क्या बोल सकते हो? इरिथ्रोसाइट बोल सकते हो। तो आरबीसी को हम क्या बोल सकते हैं? इरिथ्रोसाइट बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप खुद बताओ मुझे कि रक्त जो है, इस रक्त में सर्वाधिक कोशिका कौन सी होती है? आरबीसी होती है, 90% होती है आरबीसी। ठीक है, तो सर्वाधिक क्या होती है? आरबीसी होती है, इसलिए इनको ही आप क्या बोलते हो? रुधिर अणु बोलते हो। कि रुधिर में सर्वाधिक जो अणु है वो किसके हैं? आरबीसी के हैं। रुधिर का दूसरा नाम रक्त है कि नहीं है? साइंस की लैंग्वेज में रुधिर शब्द सही होता है, बाकी इसको रक्त बोलते हैं कि नहीं बोलते? और रक्त बोलते हैं तो आप ये भी याद रख सकते हो, रक्त से क्या हो गया? रक्ताणु। मतलब कि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी बोल सकते हैं, रुधिराणु भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? रक्ताणु भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि डब्ल्यूबीसी को क्या बोल सकते हैं। डब्ल्यू का मतलब व्हाइट, व्हाइट का मतलब सफेद, सफेद, और सफेद के लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? ल्यूको। तो मैं ऐसा का ऐसा लिख दूं क्या? ल्यूको। और कोशिका है तो कोशिका के लिए क्या लगाओगे? साइट। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? ल्यूकोसाइट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ल्यूकोसाइट। श्वेत रंग की, जिनका कोई रंग नहीं होता वह हम सफेद ही मानते हैं। तो देखो कि ये श्वेत रंग की है, इसलिए इनको आप कौन से अणु बोलोगे? श्वेताणु बोलोगे। क्या बोलोगे? श्वेताणु। दोनों की बात समझ में आ गई। अब देखो कि प्लेटलेट्स है, इस प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? रक्त का क्या बनाना? थक्का। और थक्का बनाना, यानी कि थक्का जो होता है, उस थक्के के लिए कौन सा शब्द काम में लेंगे? थ्रोम्बो। कोशिका है प्लेटलेट्स, तो कोशिका है तो इसके साथ भी मैं क्या लगा सकता हूँ? साइट लगा सकता हूँ। तो आपकी जो प्लेटलेट्स हैं, उन प्लेटलेट्स को हम क्या बोल सकते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोल सकते हैं। इसी के साथ थक्का जो है, थक्के को बोलते हैं बिंब, और बिंब का निर्माण करने वाले जो अणु हैं वो क्या कहलाएंगे? बिंबाणु। क्या कहलाएंगे? बिंबाणु कहलाएंगे। तो प्लेटलेट्स को आप क्या बोल सकते हो? बिंबाणु। जैसे ही ब्लड का क्लॉट बनता है तो एक पट्टी का निर्माण होता है कि नहीं? रक्त स्राव रुक गया मतलब पट्टी बन गई, और पट्टी से याद रखना पुट्टी काणु, कि थक्का बनाने वाले मतलब पट्टी बनाने वाले अणु, तो इनको ही आप क्या बोलोगे? पुट्टी काणु। एक अंतर हो गया तीनों में कि आरबीसी को क्या कहेंगे? इरिथ्रोसाइट, या क्या कहेंगे? रक्ताणु या रुधिराणु। डब्ल्यूबीसी को क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइट या श्वेताणु। और प्लेटलेट्स को क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइट, बिंबाणु या पुट्टिकाणु कहेंगे। इसके बाद में दूसरा जो अंतर है वो किसके आधार पर करेंगे? तो दूसरा अंतर है वो करेंगे निर्माण के आधार पर। किसके आधार पर? निर्माण के आधार पर, कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है। देखो भाई, सोचने की ही बात नहीं है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स किसकी कोशिका है? रक्त की कोशिका है। रक्त में पाई जाने वाली कोशिका रक्त की कोशिका है। रक्त का निर्माण कहाँ हो रहा है? लाल अस्थि मज्जा में। तो मतलब इनका निर्माण भी कहाँ हो रहा है? लाल अस्थि मज्जा में। तो आरबीसी का निर्माण भी कहाँ हो रहा है? लाल अस्थि मज्जा में। आपके माइंड में आएगा कि आरबीसी का निर्माण, लाल रक्त कोशिका का निर्माण तो लाल अस्थि मज्जा में हो रहा है, तो इसका किस में होगा?
सफेद में होगा, लेकिन सफेद नाम का कोई क्या नहीं होता, अस्थि मज्जा। तो इसका निर्माण भी कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा। ऐसे लगा दो समझ जाओगे, इसका भी यहाँ और इसका भी यहाँ होता है। ठीक है। तीसरा देखो कि तीसरा जो अंतर है वो किसके आधार पर करेंगे। अब कि आरबीसी की संख्या क्या होती है, अलग होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या अलग होती है, प्लेटलेट्स की संख्या अलग, कि ब्लड में तीनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो सबसे पहले मैं अंतर करूंगा किसके आधार पर, संख्या के आधार पर, कि जो ब्लड है, ब्लड में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी की कितनी, प्लेटलेट्स की कितनी। और ये जो संख्या जो है, इनकी जो गणना है वो किसमें करते हैं, तो प्रति एमएम क्यूब में करते हैं। प्रति एमएम क्यूब का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर क्यूब। यानी कि लगभग आप ये बोल सकते हो कि ब्लड की एक बूंद में कितनी डब्ल्यूबीसी, कितनी प्लेटलेट्स, कितनी क्या होती है, आरबीसी। जब सीबीसी करता है तो वो सैंपल के रूप में बूंद ही तो लेता है, निकालता ज्यादा है, लेकिन एक बूंद से ही वो बता देता है, पूरी रिपोर्ट बता देता है कि आपके ब्लड में इतनी डब्ल्यूबीसी, इतनी प्लेटलेट्स, इतनी क्या है, आरबीसी। लेकिन वो किस में आती है, एमएम क्यूब में आती है। तो देखो कि आरबीसी की संख्या क्या होती है, सर्वाधिक होती है। आरबीसी की संख्या सर्वाधिक होती है, तो इनकी संख्या भी सबसे ज्यादा होगी, और ये होगी 45 से लगभग 55 लाख प्रति एमएम क्यूब। मैंने यहाँ लगा दिया तो यहाँ नहीं लगाऊंगा। इस संख्या वो थोड़ा बहुत आगे पीछे वो आपको खुद को भी पता है कि शरीर के वेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्लड की मात्रा होती है। तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर में जो ब्लड होगा वो क्या होगा, कम। ब्लड कम होगा मतलब आरबीसी की संख्या भी क्या होगी, कम। आरबीसी की संख्या कम, तो आप ये मान लो कि लगभग 45 से 50 लाख तो किसमें हो गई, महिलाओं में, और 50 से 55 लाख किसमें हो गई, पुरुषों में हो गई। किसमें, बच्चों में, कुछ समय के लिए। तो देखो भाई, मैंने यहाँ एमएम क्यूब नहीं लगाया, मैंने यहाँ लगा दिया कि यहाँ संख्या रख दी, मतलब 45 से 55 लाख प्रति एमएम क्यूब। बात करें किसकी, डब्ल्यूबीसी की। किसकी बात करें, डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो लगभग कितनी होती है, 6000 से लगभग 10,000 की क्या होती है, बीच होती है। और बात करें किसकी, प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो 1.5 से कितनी होती है, 4.5 लाख के बीच होती है। बता दोगे इतनी बात। आरबीसी की संख्या 45 से 55 लाख, 6 से 10,000 और 1.5 से 4.5 लाख। अब देखो, हमने शुरुआत में ऐसा लिखा था कि नहीं लिखा था कि रक्त का निर्माण होता है, रक्त नष्ट होता है। मतलब रक्त का निर्माण हो रहा है तो रक्त की कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, रक्त नष्ट हो रहा है मतलब रक्त की कोशिकाएं क्या हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं। मतलब क्या है कि ये रक्त की जो कोशिकाएं हैं इनका भी जीवन काल फिक्स है, इनका भी जीवन काल क्या है, फिक्स, कि उतने दिन तक तो ये काम करेंगी, जीवित रहेंगी, उसके बाद ये क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएगी। तो ये जो क्या है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। इनका जीवन काल लगभग 2 वीक का होता है, 2 वीक, 8 से 10 वीक, सॉरी 8 से 10 वीक ना, 8 से 15 दिन, 2 वीक, और उसका लगभग 1 वीक होता है। ठीक है, तो इसका 2 वीक का मतलब कितना हो गया, 8 से 15 दिन हो गया, और इसका 5 से 7 दिन हो गया। यहाँ पर कंफ्यूज मिलता है आपको, ठीक है ना, किसमें, कहीं पर बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, कहीं पर बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। ये सारी चीज रेंज में, एवरेज में लिखी हुई है, तो इससे आपका कभी कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना, वो सीधा लिखेगा, तीनों में अंतर लिखेगा। इतना याद रखो, सर्वाधिक, उससे कम, सबसे कम। इनका जीवन काल तो इतना कम होता है कि इनका आकार ही क्या नहीं हो पाता, स्पष्ट नहीं हो पाता, लगभग 1 वीक का समय होता है। इसमें थोड़ा होता है, 5 प्रकार की होती है डब्ल्यूबीसी, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जिनका जीवन काल 2 से 4 दिन ही होता है, बाकी का जीवन काल कितना होता है, 2 वीक का होता है। अब देखो कि पांचवा जो अंतर है वो क्या होता है, तो पांचवा अंतर होता है आकार का। किसका होता है, आकार का, कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, प्लेटलेट्स का आकार कैसा होता है। तो आरबीसी का जो आकार होता है वो होता है द्विअवतल। कैसा होता है, बाइकॉनकेव बोल सकते हो, या इसको आप बोल सकते हो गोलाकार। क्या बोल सकते हो, गोलाकार बोल सकते हो। तो आरबीसी का आकार कैसा होता है, द्विअवतल या
गोलाकार होता है। प्लेटलेट्स का जो आकार WBC का जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो ये होता है अमीबा के जैसा। एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा जिसका नाम है, उस अमीबा के जैसा आकार किसका होता है, WBC का होता है। अमीबोइड बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अमीबोइड। जीवन काल बहुत कम होता है, वास्तविक कोशिकाएं नहीं होती हैं, तो इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, अनियमित होता है। कैसा होता है, अनियमित, इर्रेगुलर होता है, कोई स्पष्ट क्या नहीं होता, आकार नहीं होता। पांचों अंतर समझ में आए कि नहीं आए। इसके बाद में देखो और अंतर लिखता हूं मैं, 2 अंतर और लिख देता हूं। छोटा कर दूं क्या इसको, ये लो, हो जाएगा अपना काम इसमें। देखो छठवां जो अंतर है वो छठवां अंतर क्या है, कोशिका है, आपका पढ़ा हुआ है कि जो प्रत्येक जो कोशिका होती है उस प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है कि नहीं, कि कोशिका में होने वाले कार्यों को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। और कोशिका में जो केंद्रक होता है उसको कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। लेकिन रक्त में कौन सी कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें केंद्रक होता है, कौन सी कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता। तो देखो कि ये जो क्या होती हैं आपकी आरबीसी जो होती है, आरबीसी के निर्माण के समय तो इनमें क्या होगा, निर्माण के समय तो इनमें केंद्रक होगा, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर हो जाएंगी, परिपक्व हो जाएंगी, तो इनमें केंद्रक क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। लेकिन इसके कुछ क्या है, अपवाद भी है, कि कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी परिपक्व आरबीसी में भी केंद्र क्या होता है, उपस्थित होता है, वो लिखेंगे। अब देखो कि WBC जो है, इन WBC की अगर मैं बात करूं तो WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। तो WBC में केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है। और केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर ही WBC कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। तीसरी कौन सी है, प्लेटलेट्स। जीवन काल बहुत कम है, जीवन काल बहुत कम है, आकार भी क्या है, अस्पष्ट, अनियमित है। तो हम ये कहेंगे कि इनको हम वास्तविक कोशिका नहीं कहते, और वास्तविक कोशिका नहीं कहते तो इनमें भी केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो इनमें भी केंद्रक क्या होगा, अनुपस्थित होगा, इनमें भी केंद्रक क्या होगा, अनुपस्थित होगा। और लास्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि कौन से रोग में, कि कौन से रोग में आरबीसी की कमी हो जाती है, कौन से रोग में WBC की कमी हो जाती है, और कौन से रोग में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। एक रोग होता है मलेरिया, कौन सा, मलेरिया। तो मलेरिया रोग के दौरान आरबीसी की संख्या में क्या आती है, कमी आती है। तो आरबीसी की संख्या कौन से रोग में कम, मलेरिया रोग में। कौन से रोग में, मलेरिया रोग में। WBC की संख्या कौन से रोग में कम, तो नाम सुना होगा आपने, कौन सा रोग, एड्स। तो एड्स रोग में किसकी कमी हो जाती है, WBC की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, WBC की। और कौन से रोग में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। एक पॉइंट और छूट गया इसमें, एक पॉइंट और रहेगा कि आरबीसी का काम क्या होता है, WBC का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। हाँ अभी आगे, ये तो मैंने ये कॉमन पॉइंट है ना, इसलिए इनको एक साथ लिखा है। क्यों, क्योंकि आपको एक पेज पे दिखेंगे तो आपको याद रहेगा। बाकी इसकी बात अलग से पढ़ेंगे, इसकी बात अलग से पढ़ेंगे, सारी बातें अलग से और पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करूंगा, दिख तो रहा है ना आपको। हाँ, कभी आप ये सोच रहे होगे कि सर आप तो छोटे करते जा रहे हो और हमारी आंखें तो इनको देख ही नहीं पा रही, ठीक है ना। तो देखो लास्ट जो अंतर है वो किसके आधार पर है, कार्य के आधार पर, कि आरबीसी का काम क्या होता है, WBC का क्या होता है, प्लेटलेट्स का क्या होता है। देखो कि रक्त का काम होता है गैसों का क्या करना, परिवहन, कि प्रत्येक अंग को किसकी आवश्यकता होती है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है कि नहीं होती। तो वो ऑक्सीजन गैस ले जाने का काम कौन करता है, रक्त करता है। लेकिन रक्त में कौन करती है, आरबीसी। तो आरबीसी का काम तो क्या है, गैसों का क्या करना, परिवहन करना, गैसों का क्या करना, परिवहन करना।
WBC का काम क्या होता है कि WBC जो है वो एंटीबॉडी का क्या करती है, निर्माण। एंटीबॉडी का जब निर्माण होगा तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। तो इनका काम क्या है, तो इनका काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करना, बढ़ाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। और प्लेटलेट्स का काम मैंने बताया था। थ्रोम्बा का मतलब क्या होता है, थक्का। तो इसका काम हो गया रक्त का थक्का बनाने में सहायक। रक्त का थक्का बनाने में सहायक। बताओ भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आप बताओ। हो जाएगा, घर जाके इसको पढ़ना है, दोबारा से बनाना है, ठीक है, नोट कर लो। ये लो भाई।